नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग सो वेल। सो आज हम करते हैं पिज़्मा चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हुआ था 18 मार्च 2024 को। तो एक कैंडिडेट ने ये 26 क्वेश्चन मेरे पास सेंड किए थे वाई मेल। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, और जो मैं वीडियोस बना रही हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आएगा। अब आप इन्हीं क्वेश्चंस में देख लीजिएगा कि किस तरीके से वो क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुपरफिशियल मसल इन द क्वाड्रिसेप्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, या फिर इन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि क्वाड्रिसेप्स की सुपरफिशियल मसल्स बताओ। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एम्स में भी आता है क्योंकि ये टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, मसल्स ही इम्पोर्टेंट है। तो पेक्टिनियन, सार्टोरियस, रेक्टस फ्यूमोरी मसल, वास्टस 3 मसल होती हैं, और इलियोश्वास। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ब्लड पीएच। ब्लड का पीएच पूछा गया, तो ब्लड का पीएच है नॉर्मल 7.35 टू 7.45। अगर 4-5 ना हो के 40 हो तो वो भी आपका ठीक रहेगा, क्योंकि यूजुअली द बॉडी मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड क्लोज टू 7.40। जो भी ब्लड पीएच का ने डिस्कवर किया था, ये पीएच बताया था, उसने एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके ये वाला पीएच निकाला था नॉर्मल। ठीक है, तो अगर ये 40 आए तो 40 नॉर्मल होगा, अगर 45 है तो वो भी नॉर्मल होगा। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, MWD फ्रीक्वेंसी। तो MWD की फ्रीक्वेंसी है 300 मेगा हेजर्ड टू 300 गीगा हेजर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अल्ट्रासोनिक MWD एंड SWD में से डीपेस्ट मोडेलिटी क्या है। ठीक है, तो देखो इनमें से डीपेस्ट जो मोडेलिटी है वो SWD है। ठीक है, अब कर लेते कि SWD क्यों डीप है, MWD क्यों नहीं है, क्योंकि SWD की फ्रीक्वेंसी कम है और MWD की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। देखिए इसमें ये सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो SWD है वो एक गुड बोन पेनिट्रेशन मोडेलिटी है, बट MWD इज़ ए सुपरफिशियल हीट पेनिट्रेशन है। SWD लार्ज एरिया पे दी जाती है, डीप टिश्यू के लिए विद इन द जॉइंट सच एज हिप, नी एंड एंकल, बट MWD has more superficial heat penetration compared to SWD and ultrasound muscle and shallow joints. So अब आगे भी ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको हर एक एग्ज़ाम में इलेक्ट्रोथेरेपी में आपको देखने को ये मिल जाएगा, और पता भी होना चाहिए। देखो एज ए क्लिनिकल भी इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए कि SWD, वाई SWD डीपेस्ट मोडलिटी देन MWD, तो इसका ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और SWD इसलिए डीपेस्ट मोडलिटी बोला जाता है क्योंकि इसकी जो पेनिट्रेशन है वो गुड बोन पेनिट्रेशन है, ये बोन के अंदर तक जाकर बोन को ठीक करता है, बट MWD इज़ ए सुपरफिशियल हीट पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, रेजिस्टेंट आर्म नियर एक्सिस एंड एफर्ट आर्म अवे फ्रॉम एक्सिस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बायोमैकेनिक्स का क्वेश्चन है, लेवर का। तो ये थर्ड क्लास लेवर, सॉरी बायोमैकेनिक्स नहीं, इसका इलेक्ट्रोथेरेपी और बायोमैकेनिक्स में भी आता है। तो ये जो इसका एग्जांपल है, ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल इज ए थर्ड क्लास लेवर। 6 है, अगर किसी ने मसाज का टॉपिक नहीं किया तो प्लीज़ मसाज का टॉपिक कर लें, और उसका वो मसाज का नेम, मसाज की कैसे जाती है, उसकी प्लेसमेंट और क्यों की जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लें। तो जो फ्रिक्शन मसाज है ये 2 to 3 फिंगर से की जाती है, और फिंगर हमारी परपेंडिकुलर होगी एट राइट एंगल पे, और स्लाइट प्रेशर देके ही फ्रिक्शन मसाज यूज़ होती है। तो इसका आंसर है प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्टोनिया। डिस एंड टोनिया। डिस मतलब डिसफंक्शन, टोनिया मीन्स टोन, कोज बाय। ठीक है, डिस्टोनिया किसके कारण हो जाता है, जब डिस्टरबेंस होती है किसकी, बेसल गैंग्लिया की।
इसमें ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे पुटामेन दिया गया था, तो आप अगर पुटामेन आए तो पुटामेन करना, बेसल गैंग्लिया आए तो बेसल गैंग्लिया, ग्लोबस पैलिडस आए तो ग्लोबस पैलिडस। तो आप ये देख सकते हैं ना, डिस्टोनिया कोज बाय बेसल गैंग्लिया, पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस। अब है क्वेश्चन नंबर 8, टाइप 1 एंड टाइप 2 मसल फाइबर। बच्चे ने लिखा है गर्थ एंड एक्शन, तो उसकी गर्थ और एक्शन पूछी गई थी, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को हम यहीं पे ही पूरा का पूरा कवर कर लें। देखो सबसे पहले हैं टाइप 1 फाइबर एंड टाइप 2 मसल फाइबर। तो टाइप 1 जो मसल फाइबर को बोलते हैं हम स्लो ट्विच, और टाइप 2 मसल फाइबर को बोलते हैं हम फास्ट ट्विच। स्लो मीन्स धीरे, फास्ट ट्विच मीन्स एकदम। स्लो ट्विच में क्या होगी, स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगी, इसमें फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होगी, इसमें ये लॉन्ग ड्यूरेशन होगा, ये शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, ये वॉकिंग, एरोबिक एक्टिविटी, रनिंग, मेंटेनिंग पोस्चर में यूज़ होती हैं मसल्स। इस मसल का जो कलर है वो रेड है और इस मसल का कलर है वाइट एंड पेल। और ये वाइट और पेल कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें लोअर मायोग्लोबिन होता है, इसलिए इसका वाइट और पेल कलर हो जाता है। ये हाई रेजिस्टेंस फैटिग होता है, ये लो रेजिस्टेंस फैटिग होता है। नेक्स्ट है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ ली थी, स्लो, इसकी हाई है। इसमें लो रिस्क इंजरी होती है, ठीक है, क्या होती है, इसमें लो रिस्क इंजरी होती है और इसमें हाई रिस्क इंजरी होती है। ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंपैथेटिक आउटफ्लो फ्रॉम T1 टू L2। तो इस यहाँ पे T1 टू L2 ना लिखते हुए थोरैकोलम्बर आउटफ्लो भी वो लिख सकते हैं। तो जो ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो है ये कहाँ सप्लाई करेगा, ये करेगा जनरल विसरल ऑर्गन्स में। क्वेश्चन नंबर 10 है फेरेडिक करंट इज, ये इजी क्वेश्चन है इलेक्ट्रो का। फेरेडिक करंट इज ए इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है कि खलल आ जाना। देखो कई बार बोलते नहीं कि मम्मी क्यों इंटरप्ट कर रहे हो, या किसी और को हम बोलते हैं कि यार क्यों क्लास को इंटरप्ट किया जा रहा है, ध्यान से पढ़ लो ना। तो ये वही है कि एक सीक्वेंस में क्लास चल रही है और बीच में कोई आया और उसने उसको उसके फ्लो को चेंज कर दिया, इंटरप्ट कर दिया है। तो इसी को बोलते हैं इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आयंटोफोरोसिस। आयंटोफोरोसिस का हर एक एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जिसने तैयार नहीं किया है, नए जो कैंडिडेट हैं वो इन टॉपिक्स को तैयार कर लें। जो मैं बोल देती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसको तो आप ज़रूर कर लें। तो आयंटोफोरोसिस यूज फॉर, उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको ये देखना है कि किस में से किसको हम आयंटोफोरोसिस दे सकते हैं। तो इसका आंसर है हाइपरहाइड्रोसिस, ठीक है, और फाइब्रोमाइलेजिया। उसमें दो ऑप्शन गिवन होंगे। अब देख लेते हैं हाइपरहाइड्रोसिस का मीन क्या है। ये क्वेश्चन एम्स ऋषिकेश 2023 में आया था। हाइपर का मीन्स है ज़्यादा, हाइड्रो का मीन्स है वाटर, और सिस का मतलब है किसी में से ट्रांसफ़र होना, ठीक है। हाइपर हाइड्रोसिस, जो कई बार पर्सन आपसे बोलता है ना कि यार मेरे तो ना पैरों से है ना बहुत पसीना आता है, या फिर ये प्लांटर सर्विस से या पामर सरफेस से कहते नहीं कि मेरे को तो मेरे हाथ भी इतने गीले हो जाते हैं कि बहुत पसीना आता है। तो उनको वो क्या डिजीज़ होती है, वो होती है हाइपर हाइड्रोसिस। और ये हाइपर हाइड्रोसिस जो आयंटोफोरोसिस गैल्वेनिक करंट के साथ दी जाती है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना तब आपको प्लेसमेंट का पता लग जाएगा। एक प्लेट में एक प्लेट लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं और 2 पेपर रखते हैं और फिर पेशेंट को बोलते हैं कि अपने हाथ ऐसे रखो, और फिर हम स्टिमुलेशन को ऑन कर देते हैं। तब इसका ये ट्रीटमेंट है, और ये ट्रीटमेंट आराम से ईज़िली 20 to 1 मंथ में ठीक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इंक। देखो अब जो मैंने इससे पहले वाले वीडियोस बनाई है ना, और उसमें ये बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद करो। देखो वही क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। देखो इंक्रीज पूछा गया है रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ, इंक्रीज बाद में देख लो, रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ नोन एज।
जब हमारी रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ इंक्रीज होती है तो क्या होगा, क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन। क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन। इसमें क्या हो जाएगी, जो ब्लड स्ट्रीम है हमारी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर यहाँ पे डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ नोन एज, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर डिक्रीज आ जाए तो तब होगा हाइपो वेंटिलेशन। तो हाइपो वेंटिलेशन में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन का एरिया पूछा गया था ब्रेन के अंदर की, जो मिक्चुरेशन का एरिया है ब्रेन में वो कहाँ पाया जाता है, कौन से लोब में पाया जाता है, फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल एंड टेम्पोरल। देखो ये मिक्चुरेशन जो एरिया है ये फ्रंटल कोर्टेक्स में पाया जाता है। अब यहाँ पे अगर फ्रंटल गिवन है तो आप फ्रंटल टिक करेंगे, बट इनके सेंटर कहीं और भी हैं, जैसे कि पॉइंट इन मिक्चुरेशन सेंटर PMC जो कि पोन्स में पाया जाता है, और ये भी मीडियल डोर्सल ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस, इंसुलर कॉर्टेक्स, प्री एडुक्यूडक्टल ग्रे मैटर, इन एरिया में भी मिक्चुरेशन एरिया इन ब्रेन फाउंड होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है फेलोपियन ट्यूब इन्फेक्शन इज नोन एज। देखो क्वेश्चन तो ये गायनी का है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर हमने ये पढ़ा होता तो पूरी गायनी, अगर अच्छे से ब्रीफ ना पढ़ के सुपरफिशियल ही एक बार गायनी के टॉपिक्स आप देख लेना, डेविडसन में से देख लेना बेशक से। तो फेलोपियन ट्यूब इन्फेक्शन इज नोन एज सेल्पिंजाइटिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सेल्पिंजाइटिस। आपकी ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये अपने अकॉर्डिंग आप डाल के देख लेना कि इसको क्या बोला जाता है, पर इसकी स्पेलिंग यही है, सेल्पिंजाइटिस कोज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब अगर किसी लेडीज़ को, वीमेन को फेलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे उसको क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी फेलोपियन ट्यूब ही ओव्यूलेशन का काम करती हैं, और अगर वही बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होगी तो जो फीमेल की फर्टिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो फीमेल इनफर्टिलिटी। और ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो किस कारण होता है, ठीक है, तो ये है STD, सबको पता होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ सच एज, कौन सी डिजीज़ से ज़्यादा होता है ये, गनोरिया एंड क्लेमाइडिया। ठीक है, तो ये 2 डिजीज़ हैं, इनको आप ये देख लेना, बिल्कुल इजी है। और गायनी की बुक उठाओ आज ही, और जो सुपरफिशियल्स ओवरी के है, ओवरी का स्ट्रक्चर है, फेलोपियन ट्यूब है, इनके इन्फेक्शंस हैं, इनको क्या बोला जाता है, वो सारे सुपरफिशियल आप इसको पढ़ सकते हो, क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 ईस्टियल। देखो ये क्वेश्चन कितना गहराई से दिया गया है, ये ऑर्थो की बुक से दिया गया है, MPT ऑर्थो की। ईस्टियल ट्यूब्रोसिटी फ्रैक्चर, जब ईस्टियल ट्यूब्रोसिटी फ्रैक्चर हो जाता है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, उस फ्रैक्चर होने का मैकेनिज्म पूछा गया है। देखो मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट लिख दिया था पहले, पर ये मैकेनिज्म पूछा गया था। तो देखिए आज देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा होता है। कि अब हमने ये टाइप 2 मसल फाइबर पढ़े थे, टाइप 1, तो इसमें जिसकी फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जल्दी इंजरी आने के चांस हो जाते हैं, तो ये भी यही है। द लार्ज मसल ग्रुप ऑन द बैक ऑफ द थाई, ठीक है, कौन सी है लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग। थाई की जो हमारी पीछे वाली मसल्स है वो क्या है, हैम्स। अटैच टू द पेल्विस, जो कि अटैच है किसके साथ, पेल्विस बोन के साथ। एट पेल्विस बोन के ऊपर जो ईस्टियल ट्यूब्रोसिटी है उस पर अटैच है कौन सी मसल, हैमस्ट्रिंग मसल। अब जब इस मसल के ऊपर, ये जो हैमस्ट्रिंग मसल है इसके ऊपर रिपीटेड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जब होंगी, क्या होंगी, रिपीटेड और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप, तो कैन कोज द पीस ऑफ द ईस्टियल ट्यूब्रोसिटी।
तो उसके क्या हो जाते हैं, पीसीज हो जाते हैं इस्चियल टूब्रोसिटी के। टू विच द हैमस्ट्रिंग अटैच टू बी पुल अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बोन। तो ये क्या करती है, हैमस्ट्रिंग मसल इस्चियल टूब्रोसिटी की वाली बोन को क्या कर देती है, पीसीज में कर देती है और फ्रैक्चर क्रिएट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें गेन एनालिसिस नहीं है, ये गेट एनालिसिस है। मैंने ये दरअसल है ना रात के 12 बजे मैंने ये ईमेल चेक करके और तब ये क्वेश्चन बनाए थे, तो इसलिए ये वर्ड्स की मिस्टेक्स हो रही हैं। गेट एनालिसिस इंक्लूड काइनेमेटिक, काइनेटिक एंड स्टांस फेज। अभी इस देखो इसका मुझे पता नहीं है, पर बच्चे ने कोशिश की है, इस पे क्वेश्चन आया था गेट एनालिसिस, तो ये टॉपिक अपना कवर कर लो अच्छे से, गेट एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 70, इलेक्ट्रोथेरेपी का रियोबेज करंट क्या होता है। तो रियोबेज करंट क्या होता है, रियोबेज इज करंट इनफाइनाइट ड्यूरेशन। शॉर्ट रियोबेज करंट इज ए करंट इनफाइनाइट ड्यूरेशन। तो ये उसने बच्चे ने ऐसे ही लिखा हुआ था, मैंने ऐसे के ऐसे एज इट इज़ लिख दिया। रियोबेज करंट आपने कर लिया होगा और इसका क्वेश्चन बन जाता है हर एग्जाम में, मोस्ट ऑफ मिलता है कहीं ना कहीं आपको। अब क्वेश्चन आया था अब की बार पिज्मर में, पीआईपी हाइपर टेंशन ब्रेस के बारे में पूछ रहे हैं ये। तो पीआईपी हाइपरटेंशन ब्रेस जो है वो किसको कंट्रोल करता है, वो करता है एंटी स्वान नेक डिफॉर्मिटी। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी और बोटेन डिफॉर्मिटी में क्या होता है। जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी है, एमसीपी और पीआईपी एक्सटेंशन हो जाती है और डीआईपी फ्लेक्स हो जाती है। तो जो ये फ्लेक्शन मूवमेंट होती है ना, ये फ्लेक्स मूवमेंट, तो ये जो पीआईपी, ये डीआईपी है, ये पीआईपी है, तो ये पीआईपी हाइपरटेंशन ब्रेस है। जब ये ब्रेस यहाँ पे डलेगी तो ये फ्लेक्शन मूवमेंट को थोड़ा कम करेगी, तो ये क्या करेगी, फ्लेक्शन मूवमेंट को प्रिवेंट करेगी। तो ये कौन किस में यूज़ होगी, एंटी स्वान नेक डिफॉर्मिटी, क्योंकि ये पीआईपी ज्वाइंट को लॉक कर देगी और स्लाइट फ्लेक्शन कंट्रोल करेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, डुप्टेरियन कॉन्ट्रैक्चर रिंग। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन में दिया था रिंग प्लस मिडल फिंगर, रिंग प्लस लिटल एंड थंब। तो देखिए अगर इन्होंने इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं तो इसका आंसर होगा रिंग प्लस लिटल फिंगर, क्योंकि सबसे पहले रिंग फिंगर में ही टेंडन की इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है लिटल फिंगर में इन्वॉल्वमेंट और लास्ट में आती है मिडल फिंगर में। अगर आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि डुप्टेरियन कॉन्ट्रैक्चर इन्वॉल्व विच फिंगर, इनिशियल विच फिंगर, वो क्या पूछेंगे, इनिशियल विच फिंगर। तो इनिशियल का मीन्स क्या है, शुरुआत में कौन से फिंगर इन्वॉल्व होती है डुप्टेरियन कॉन्ट्रैक्चर में। तो आप क्या लिख कर बताओगे, रिंग फिंगर। कभी आप मिडल फिंगर आप ये कर दो कि नहीं, पहले मिडल होता है फिर रिंग होता है फिर लिटल। पहले इन्वॉल्वमेंट होती है रिंग फिंगर, सेकंड इन्वॉल्वमेंट होती है लिटल फिंगर एंड थर्ड इन्वॉल्वमेंट होती है, रेयर होती है ये, मिडल फिंगर। अगर लास्ट में पूछते हैं तो मिडल और इनिशियल पूछते हैं तो रिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूसीएल कंट्रोल यूसीबी एंगल एट। देखिए ये क्वेश्चन मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर ये आपको क्वेश्चन ये समझ में आए ना तो मुझे कमेंट कर ज़रूर करना, ठीक है। मैंने इसको खोजने की काफ़ी कोशिश करी पर मुझे इसका कोई सल्यूशन निकला नहीं, मिला नहीं। शायद इसमें कोई वर्ड की कमी है कहीं ना कहीं। पर देखो UCBL एक ऑर्थोसिस है, ठीक है, और ये यूज़ होता है किस में, फुट में। एम्स दिल्ली 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये रिपीट हुआ है 2 बार एम्स दिल्ली में, UCBL ऑर्थोसिस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मॉडिफाइड एस्वर्थ स्केल ग्रेड। तो देखो मैंने स्केल्स के वीडियो डाली हुई है कि स्केल कौन कौन सा स्केल किस डिजीज़ में यूज़ होता है, पर अब क्या करते हैं, अब ग्रेड भी पूछने लग गए हैं।
तो इन सब की आप ग्रेड भी लर्न कर लेना साथ के साथ। तो ये यूज़ किया जाता है स्पास्टिसिटी में। और ग्रेड 4 में क्या होता है, अफेक्टेड पार्ट इन रिज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, अटेक्सिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। मैं ये चाहती हूँ इस अटेक्सिया टॉपिक को आप सुलेवान बुक से खुद प्रिपेयर करें, ठीक है। ये आज का आपका होमवर्क है, पर मैं बता देती हूँ कि इसकी डेफिशिएंसी हो जाता है, ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी से अटेक्सिया हो जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब 22वां क्वेश्चन नंबर 22 है, असेसमेंट रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग। इस टाइप के क्वेश्चन है ना, आपको ना हमेशा देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, और इनको बड़े ध्यान से करना है आपको। उन्होंने पूछा कि असेसमेंट कौन करता है, रिहेबिलिटेशन कौन करता है, और काउंसलिंग, ये तीनों कौन से थेरेपिस्ट करते हैं। साइकोथेरेपी बोला गया है, फिजियोथेरेपिस्ट बोला गया है, या उसमें और भी ऑप्शंस में दिया होगा, बच्चे ने तो ये 2 ही लिखे थे। तो अब आप ही बता दीजिए कि कौन करता है असेसमेंट भी, रिहेबिलिटेशन भी और काउंसलिंग भी। साइकोथेरेपिस्ट करते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, आपके जल्दी से इसका आंसर आप दे दो, और देने के बाद फिर मैं बताती हूँ कि इसको ये तीनों जो रोल हैं ये निभाते हैं साइकोथेरेपिस्ट। और ये साइकोथेरेपिस्ट सिर्फ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए नहीं निभाते हैं, ये क्या करते हैं, ये काउंसलिंग करते हैं, किस में, डिसेबिलिटी पर्सन में, ठीक है। जो डिसेबल जो पर्सन होते हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं, और उनको बोला जाता है साइकोथेरेपी या साइकेट्रिक्स काउंसलर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेडन एंड सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन नोट इंक्लूड। देखो नोट दिया गया है, ये मैंने आपको पहले भी बताया गया है, ये एम्स का तो फेवरेट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या है, न्यूरोप्रेक्सिया तो होती ही है, दोनों में ही होती है, एक्सोनटोमेसिस भी होती है और न्यूरोटोमेसिस भी होती है, ठीक है। बट क्या नहीं होती है, वो होती है न्यूरोलिसिस नहीं होती है। तो न्यूरोलिसिस क्या है, न्यूरोलिसिस एक केमिकल एजेंट है, इस हिंदी में बता रही हूँ मैं आपको। ये एक केमिकल एजेंट है जो कि हमारी जो नर्व की जो हमारे नर्व फाइबर हैं उनको टेम्पररी और परमानेंट क्या कर देते हैं, डीजनरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डीजनरेट, ख़त्म कर देते हैं। और ये जो केमिकल एजेंट है ये ज़्यादा किस पेशेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है कैंसर पेशेंट पे यूज़ किया जाता है। तो कैंसर पेशेंट में क्या होता है, तो कैंसर पेशेंट्स को क्या होता है, सेल की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जब ये केमिकल एजेंट न्यूरोलिसिस दिया जाता है, वो किस लिए दिया जाता है कि वो जो सेल ग्रोथ है, ज़्यादा मसल फाइबर या कोई भी सेल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनको क्या करें, उनको मारने के लिए, उनको कम करने के लिए, डीजनरेट करने के लिए ये न्यूरोलिसिस केमिकल एजेंट यूज़ किया जाता है। अब कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ये देख लीजिए, सेडन एंड सुंदरलैंड, न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोनटोमेसिस, 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 न्यूरोटोमेसिस, ये क्यों लिखा हुआ है। न्यूरोप्रेक्सिया सुंदरलैंड में ग्रेड 1, 2, 3, 4 एंड 5। सेकंड में क्या होता है, इंटैक्ट एंडोमेट्रियम, और थर्ड में होता है पेरिनियम, और फोर्थ में होता है ना एपी पेरिनियम, और इसमें होता है पेरिनियम। ये एक बार आप अच्छे से और देख लेना। क्वेश्चन नंबर 24, कोल्ड फॉर प्रेशर सोर। कोल्ड प्रेशर सोर में कोल्ड के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, तो ये करेंगे आइस पैक। क्वेश्चन नंबर 25 पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है। अब कर लेते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, उसमें ये दिया गया था, मुझे ये समझ में नहीं आया कि बच्चे ने क्या
ये ऑप्शन दिए थे या सिर्फ बताया था। तो आप एक बार रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कर लेना। इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और बाइकार्बोनेट डिक्रीज़ हो जाएगा। इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में फेलियर ऑफ वेंटिलेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ CO2। जो वेंटिलेशन है वो क्या हो जाएगा, हाइपो वेंटिलेशन हो जाएगा और एक्यूमुलेशन हो जाएगी CO2 की। और लंग्स कैन नॉट रिमूव द CO2 प्रोड्यूस बाय योर बॉडी। तो जो CO2 है हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण क्या एयरवे डिजीज़, COPD, अस्थमा एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस में ये आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिल जाएगा, कारण है। क्वेश्चन नंबर 26, ए सार्कोमियर इज डिफाइंड एज द सेगमेंट बिटवीन टू नेबरिंग। तो ये स्ट्रक्चर याद कर लेना आप सार्कोमियर का, जेड लाइन, एक्टिव मायोसिन फिलामेंट। तो ये इन दोनों में से किसको कौन सी लाइन जोड़ती है, जेड लाइन जोड़ती है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वीडियोस बन रही हैं और मैं बताती हूँ कि ये आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, अगर जो पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेरी सारी वीडियोस देख ली हैं, तो वो तो ये समझ सकते हैं बात कि हाँ, जो मैम कराती हैं, वीडियोस बताती हैं इम्पोर्टेंस, वो पेपर में आते हैं और आपके सामने है कि बताया हुआ बहुत सारा मटेरियल आया हुआ है। तो आप सारी वीडियोस देखें, बार बार देखें। जिनके टॉपिक्स कवर नहीं है वो सारी पिछले वाली वीडियोस देखें, जैसे भी बनी हुई हैं। ये मत सोचना कि मैम की आवाज़ नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। अगर जो वीडियो दिखाई नहीं दे रही वो सुनाई दे रही होगी, और जो सुनाई दे रही होगी वो दिखाई नहीं दे रही होगी। तो ये मैनेज आपको करना। देखो, स्टार्टिंग सबकी ऐसी ही होती है, कोई सब 30 मार्क का नहीं होते हैं, वो 100 में से 1 ही होते हैं। पर करते करते सबको आइडिया हो जाता है, सब सीख लेते हैं। मैं भी बस आपसे सीख ही रही हूँ, ठीक है। मुझे इतना नहीं मालूम, पर मैं आपसे सीख रही हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं वीडियोस जो बना रही हूँ, बनाना शुरू किया है, तो धीरे धीरे मैं इनको सीखने लग रही हूँ और मेरी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट भी पहले से काफ़ी आया हुआ है। तो ये चीज़ें माइंड ना करते हुए आप अपनी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। और रेलवे पैरामेडिकल एग्ज़ाम आने वाला है, फॉर्म निकलेंगे आपके जुलाई से अगस्त में, अपडेटेड सून दिखाई दे रहा है हमें। तो आप अपनी तैयारी को बना के रखें। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है, अच्छी जॉब है रेलवे की। और रेलवे के कुछ टॉपिक्स मेरे को बताने हैं कि एक्स्ट्रा में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने रेलवे का एक बार जो एग्ज़ाम दिया था और उस एग्ज़ाम में फिजियोथेरेपी का ना आके कुछ ऐसे टॉपिक्स आए हुए थे कि उस टाइम पे मैंने वो इतने अच्छे से कवर नहीं थे। तो मैं उन टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगी। चलो आज एक क्वेश्चन दे देती हूँ कि आज बैठ के आपको DNA का टॉपिक करना है फॉर रेलवे के लिए, फॉर रेलवे, ठीक है। DNA को अच्छे से करना है और रिप्लिकेशन, DNA और RNA, ये दोनों टॉपिक अच्छे से कर लो, क्योंकि रेलवे में इस टाइप के एग्ज़ाम बन जाते हैं। तो इनमें कोई आप सब वीडियोस देख लेते हैं, कोई लाइक नहीं करता है। मुझे मेरा मोटिवेशन और कौन है, आप ही तो हैं मोटिवेशन। अगर आप मुझे लाइक और कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे वीडियोस बनाऊंगी रात रात में बैठ के, और वो भी बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ। देखो, मैं मैनेज कर रही हूँ, छोटे बच्चे के साथ इतना इजी नहीं होता है। अपना पूरा घर का काम भी करना, अपना क्लिनिक भी देखना, सारा क्लिनिक यहाँ हम ग्वालियर में आ चुके हैं, अब यहाँ सेटअप किया है, और क्लिनिक को भी देखना, वीडियोस बनाना, और अकेली घर में रहती हूँ मैं, और अपने बच्चों को भी संभालना। तो प्लीज़ मेरा मोटिवेशन तो बनता ही है। तो इसमें आप कोताही ना बरतते हुए मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी हर एक वीडियोस का आपको इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो भी मेरी रहेगी एम्स बिलासपुर का प्रीवियस पेपर है, आंसर की है पूरी की पूरी, वो रहेगी। तो उसकी वीडियो आएगी। इतने में आप ये सारे टॉपिक्स कर लो, जिसके नहीं हुए वो इनको कवर कर लो जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।